Hello, my dear aspirants of UGC NET. I'm back with the MCQ related to your Unit 1. Yes, you have done with your Unit 1, that is drama section of UGC NET syllabus. अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बिफोर दैट वो थ्योरी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो वीडियोस जरूर देखें. यू कैन विजिट द चैनल जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिलेटेड टू यूजीसी नेट. आपको जिसके भी ऊपर यूजीसी नेट लिखा हुआ है वो सारी की सारी वीडियोस यानी कि आपके एंशिएंट ड्रामा से रिलेटेड यानी ओरिजिन ऑफ ड्रामा से रिलेटेड और कहां तक देखनी है आपका जो जहां तक डिक्लिनेशन ऑफ द ड्रामा यानी 17th सेंचुरी तक तो है ही है, उसके बाद मैंने पोस्ट मॉडर्न तक जो है उसको अपलोड कर दिया है. सो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपकी यूनिट 1 मैंने डन करवा दी है और आज हम जो है एक प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं टू इवैल्यूएट कि आपको कितना समझ में आया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑन एंड ऑफ ये क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज रिलेटेड टू योर पॉलिटिक्स. देखिए ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है बट आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एंशिएंट ड्रामा में भी मिलते हैं. तो ये ग्रीक ट्रेजेडी से जो है आप देख सकते हैं इन हिज पॉलिटिक्स एरिस्टोटल, ये पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल ने लिखा है, डिसेक्ट्स ग्रीक ट्रेजेडी. ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में उन्होंने जो है कुछ लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक्स द 6 फॉर्मेशन एलिमेंट्स, यानी कितने फॉर्मेशन 6, यानी किसी भी ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी आपको ये 6 जो है यानी हर एक में आपको 6 जो है क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं ऑफ ट्रेजेडी और आपको क्या करना है उनको इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट की तरफ यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, घटते क्रम में आपको लगाना है. तो देखिए द आंसर इज, आपको सबसे पहले मैं आंसर इसलिए बता रही हूं बिकॉज योर एग्जाम इज नियर. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस तो आपके सीधा आंसर ही क्लिक हो. देखिए आपको ये एक ध्यान रखना है इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट. प्लॉट को ग्रीक में माइथोस कहते हैं, ठीक है. फिर है करेक्टर, करेक्टर को इथोस कहते हैं. थॉट, थॉट को क्या कहेंगे, डियोनिया, ठीक है. थॉट को क्या कहेंगे, डियोनिया. डिक्शन को क्या कहेंगे, डिक्शन को कहेंगे लेक्सिस, ठीक है. और एक इसमें जो है शायद उसके नीचे आ गया है, एक होता है आपका सॉन्ग, सॉन्ग को क्या कहेंगे, मेलोस. फिर है आपका सॉन्ग, सॉन्ग को कहेंगे मेलोस. और मेलोस के बाद आपका हो गया स्पेक्टिकल यानी ऑप्सिस. यानी किसी भी ट्रेजेडी में जब कोई भी ट्रेजेडी लिखी जाती है तो ये 6 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लॉट. यानी किसी भी ट्रेजेडी का प्लॉट जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या है, सोल ऑफ ट्रेजेडी है. यानी वो ट्रेजेडी का क्या होता है, उसकी आत्मा होती है. कौन होता है, प्लॉट, जिसको क्या कहा जाता है आपके ग्रीक में माइथोस कहा जाता है. करेक्टर को कहते हैं इथोस, यानी जो करेक्टर होता है उसको ग्रीक में इथोस कहा जाता है. आपको हो सकता है ये इंग्लिश टर्म मिल जाए या हो सकता है आपको ग्रीक टर्म्स मिल जाए. थॉट को कहा जाता है डियानिया और डिक्शन यानी जो लैंग्वेज है उसको कहा जाता है लेक्सिस. और उसके बाद आएगा आपको 5वें नंबर पे सॉन्ग, सॉन्ग को कहते हैं मेलोस. और 6वें नंबर पे यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट जो है वो स्पेक्टिकल या ऑप्सिस होता है. तो आपको जो है ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है, प्लॉट, करेक्टर, थॉट, ठीक है, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल. सॉरी 5 नंबर पे जो है आपका क्या आएगा, ठीक है ठीक है, 5 पे मेलोडी यानी मेलोडी, मेलोस या सॉन्ग 5 पे आएगा. और सबसे कम जो है वो स्पेक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है जिसको ऑप्सिस कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. एरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है, करेक्टर कम्स सेकंड, स्पेक्टिकल ऑप्सिस लीस्ट आर्टिस्टिक एलिमेंट. यानी ये ना भी हो तो भी चलेगा किसी ट्रेजेडी के अंदर, स्पेक्टिकल या ऑप्सिस जो है वो ना हो तो भी आपका चलेगा. एंड क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन जो है इसका किया हुआ है, नो नीड टू डिस्कस दैट. आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है एंड आपकी बात बन जाएगी. देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज which ancient Greek dramatist introduced the third actor, यानी जिसको कहा जाता है ट्राइटेजोनिस्ट, on stage, thereby reducing the role of chorus and increasing dialogue complexity. अब देखिए पहले क्या होता था, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे इन आवर वेरी फर्स्ट क्लास, जिसमें हम एंशिएंट ड्रामा के ओरिजिन की बात करते हैं कि ड्रामा का ओरिजिन कहां से हुआ था. देयर वी हैव डिस्कस्ड कि कॉरस जो है, पहले क्या होता था, कॉरस होता था. कॉरस का मतलब सब लोग यानी 15 से 20 एक्टर होते थे, सब लोग एक साथ जो है कुछ कॉरल सॉन्ग वगैरह गाते थे इन द प्रेज ऑफ द किंग डायोनिसस, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या था, डायलॉग नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स होते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज आया स्टेज के ऊपर कि एक एक्टर यानी एक जो है
उस कॉरस से अलग एक कैरेक्टर होगा जो कुछ डायलॉग जो है वो कन्वे करेगा, वो डायलॉग बोलेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आए। तो ऐसे ही थर्ड एक्टर को, यानी अभी इसका मतलब क्या है कि स्टेज के ऊपर फर्स्ट एक्टर भी आया होगा, सेकंड भी आया होगा और थर्ड भी, लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में है, थर्ड के बारे में। हम तीनों को देखेंगे। देखिए थर्ड एक्टर को किसने किया, सोफोक्लीज ने इंट्रोड्यूस किया। ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर कि थर्ड एक्टर को स्टेज के ऊपर किसने इंट्रोड्यूस किया, उसका आंसर है सोफोक्लीज ने किया। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन में आपको रूट ले जो ऑथेंटिक बता रही हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी है, फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, नेट यूजीसी नेट का। थेस्पिस जो है, जो आपके थेस्पिस हैं, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। एस्काइलस ने क्या किया था, सेकंड एक्टर को, यानी एस्काइलस है उसने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया। और सोफोक्लीज ने क्या किया, थर्ड एक्टर, जो आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया है, थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया। और एरिस्टोफेन्स जो है मास्टर ऑफ कॉमेडी के नाम से जाने जाते थे, आपको पता ही है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ हमारी वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर। तो देखिए, एंड सोफोक्लीज थर्ड एक्टर, सोफोक्लीज आल्सो इंक्रीज्ड कोरस नंबर्स फ्रॉम 12 to 15। जो सोफोक्लीज है, जो कोरस के अंदर 12 कैरेक्टर हुआ करते थे, उससे उसने 15 जो है उसमें कैरेक्टर्स में चेंज कर दिया था। तो सोफोक्लीज का 2 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गए इनके। एक तो उन्होंने थर्ड एक्टर को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, और दूसरा जो है उन्होंने नंबर जो है कोरस का वो 12 to 15 कर दिया। सो आई होप यू गॉट इट कि किसने जो है, यानी थेस्पिस जो है उन्होंने फर्स्ट एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, एस्किलस, थेस्पिस के बाद एस्किलस ने, और उसके बाद सोफोक्लिस ने। आप इसको एक ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हो, आप ऐसे कर लीजिए इसको, TAS, स्टेज के ऊपर क्या हुआ, TAS, ठीक है। तो आप इसको टास से याद रख सकते हो, T for थेस्पिस फर्स्ट एक्टर, एस्काइलस, A से एस्काइलस सेकंड एक्टर, और 3 नंबर पे है तो सोफोक्लिस जो है उसने थर्ड एक्टर को। तो फर्स्ट एक्टर, सेकंड एक्टर और थर्ड एक्टर, इन तीनों को इंट्रोड्यूस इन तीनों ने किया, थेस्पिस फर्स्ट, एस्किलस सेकंड और सोफोक्लिस ने थर्ड वन। नेक्स्ट यू हैव सिनेकन ट्रेजेडी। अब आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझना है, क्योंकि सिनेका जो है आपको पता है, सिनेकन ट्रेजेडी यानी जिसमें बहुत ज्यादा रिवेंज, ब्लड शेड, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा मार काट इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर आप शेक्सपियर के वर्क्स आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली ट्रेजेडी, वो सारी की सारी इंस्पायर्ड थी किससे, यानी एलिजाबेथन, मोस्ट ऑफ द राइटर्स, कोई भी राइटर हो, चाहे व्हाइट डेविल, व्हाइट डचेस हो, जॉन वेबस्टर का कोई भी वर्क हो, है ना, वो सारे के सारे किससे इंस्पायर्ड थे, सिनेका से। यानी जो सिनेका है उसको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। और इसमें क्या होते थे, नो लाइव एक्टिंग ओरिजिनली, है ना। आपको जो है सिर्फ इतना ध्यान रखा है कि फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, यानी सिनेकन ट्रेजेडी जो है ब्लड शेड, जैसे मैकबेथ आपने पढ़ा होगा, मैकबेथ में क्या है, वो खंजर लेकर के कभी डंकन को मार रहा है, कभी मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार रहा है। तो हर तरफ क्या है, रिवेंज, ब्लड शेड, वो सब तो चल रहा है। मैकडफ भी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली अपने फादर के मर्डर को मार रहा है। तो ये क्या है, ये रिवेंज है। और वो सारे इंस्पायर्ड किससे थे, वो इंस्पायर्ड थे सिनेका से। यानी जितनी भी ट्रेजिक जो है आपकी ट्रेजिक प्लेज हैं, सारे के सारे इनसे इंस्पायर्ड थे। तो देखिए, सिनेकास क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट का मतलब ही क्या होता है, ऐसे ड्रामा जिनको इनैक्ट नहीं किया जाता, जिनको लिखा ही किस लिए जाता है, रीड करने के लिए, ठीक है। हेविली इन्फ्लुएंस एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलिजाबेथन पीरियड यानी शेक्सपियर के टाइम पीरियड में रिवेंज ट्रेजेडीज को इन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट टिपिकली सिनेकन। अब आपको बताना कि इन चारों में से कौन सी है जो सिनेकन नहीं है। तो देखिए 5 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रेटोरिकल स्पीचेस होती हैं, आपको पता है मैकबेथ भी 5 एक्ट में लिखा गया है, लॉन्ग रेटोरिकल स्पीचेस हैं उसमें भी, प्रेजेंस ऑफ गोस्ट है, मैजिक है, ब्लड थर्स्टी वेंजेंस है। आप मैकबेथ आपने हर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि भूत है उसमें, आपने देखा होगा किंग जो है बैंको का भूत आता है, तो बैंको है, डंकन है ना, प्रेजेंस ऑफ गोस्ट, मैजिक एंड ब्लड थर्स्टी वेंजियांस, मतलब रिवेंज लेना, है ना। स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द 3 यूनिटीज, आपको पता है भाई साहब कि शेक्सपियर जो है कभी भी 3 यूनिटीज को लेकर नहीं चले। तो क्यों नहीं चले, क्योंकि सिनेका जो है वो खुद भी क्या है, कोई भी 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसने जो है क्लोसेट ड्रामा लिखा है। स्टोइक फिलॉसफी मिक्स्ड विद सेंसेशंस डिपिक्शन ऑफ हॉरर, तो होगा ही होगा। तो कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट टिपिकली सिनेकन, तो वो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। इसलिए शेक्सपियर इनको मानते थे, इसलिए वो भी यूनिटीज पे अधेयर नहीं रहते थे, यूनिटीज को फॉलो करते ही नहीं थे वो, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्लोसेट ड्रामा के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट यू हैव इंडियन एस्थेटिक। आजकल क्या है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इन 21-22 जब आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, एट द टाइम ओनली सिंगल और 2 or 3 क्वेश्चंस वर देयर रिलेटेड टू योर इंडियन एस्थेटिक। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली द पैटर्न हैज चेंज्ड।
अब जो है उन्हें लगता है कि ब्रिटिश तो बच्चों ने पढ़ लिया है ना, वर्ल्ड पेरिफेरी तो ऑलमोस्ट बच्चों ने कवर कर लिया, चलो कुछ नया और ट्राई करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, इंडियन एस्थेटिक में डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो आपको जो है इंडियन एस्थेटिक्स को भी बहुत अच्छे से, जैसे दलित राइटर्स को भी जो है बहुत फेवरेट बना रखा है यूजीसी नेट वाले, आरपीएससी किसी एग्जाम में या एचपीएससी के एग्जाम में आप देखेंगे कि दलित लिटरेचर भी बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है भारत मुनि की नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र में क्या है, रस जो है एज द इमोशनल रिस्पॉन्स इन्वॉक्ड इन द ऑडियंस। रस का मतलब क्या होता है, आपने जो है एरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ा होगा, तो द पिटी, द ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है, द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फेयर, उसको हिंदी में रस कह दिया जाता है कि जब किसी भी आप वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ करके प्लेजर फील करते हो, जो आपके अंदर इमोशन क्रिएट होते हैं, उस इमोशंस को क्या कहते हैं, हिंदी में रस कह देते हैं। सिंपल सी बात है। तो जिस भी चीज को पढ़ के आपको रस आए यानी स्वाद आए, वो आपकी क्या है, वो रस थ्योरी हो जाएगी, है ना। किसकी, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में रस को क्या कहा है, इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी रस है क्या, इमोशनल रिस्पॉन्स इन्वॉक्ड इन द ऑडियंस। अब आपको इन रस को जो है मैच करना है स्थायी भाव, यानी परमानेंट एज पर अर्ली टेक्स्ट, जो स्थायी भाव जो आपके हैं उससे रिलेटेड आपको रस दे रखे हैं। तो देखिए श्रृंगार जो है, आपको यहां से मैं बता देती हूं, और 8 ओरिजिनल रस की बात हुई है, ठीक है, 8 ओरिजिनल रस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो 2023 में हुआ था कि अभिनव हु एडेड 9th रस, जो शांत रस है 9वां, पहले 8 ही थे बेसिकली इसमें, लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, राजस्थान का ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया कि जो शांत रस है वो किसने ऐड किया था, यानी टोटल 8 थे, 9 हो गए, तो 9th किसने ऐड किया, अभिनव गुप्त ने किया था। ये ध्यान रखना है, ये भी एक जो है इंडियन एस्थेटिक्स से रिलेटेड एक राइटर हैं, तो अभिनव गुप्त ने 9th रस जो है वो इंट्रोड्यूस किया। श्रृंगार रस जो है उसमें क्या होता है, रति होता है। रुद्र का मतलब क्या होता है, रौद्र का मतलब जो आपका क्रोध होता है उससे रिलेटेड होता है, और बिभत्स का मतलब होता है किसी से डिसगस्ट, ठीक है, और जुगुप्सा क्या होता है, किसी से बदले की भावना, जुगुप्सा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस कल्चरल ड्रामा कॉन्सेप्ट एक तरह से ये। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, देखिए श्रृंगार रस का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर जब कोई इंसान जो है, किसी को श्रृंगार में आप देखते हो, बहुत सुंदर, कोई प्रिटी लग रहा है, तो आपके अंदर कौन सा भाव आएगा, रति, यानी आपके अंदर लव वाली फीलिंग, आप बटरफ्लाइज आपके अंदर आने लग जाएंगे। तो आप कह सकते हो श्रृंगार में देख के किसी के अंदर आपको क्या आएगा, आपको रति हिंदी में हो गया और इंग्लिश में लव वाला इमोशन आपका जो है क्रिएट होगा आपके अंदर। रौद्र यानी क्रोध, अगर मान लीजिए कोई बंदा आपको कुछ अनाप शनाप बोली जा रहा है, ऑब्वियसली आप रौद्र रूप धारण कर लेंगे। रौद्र का मतलब क्या हो जाएगा, आपके अंदर क्रोध या एंगर का इमोशन आएगा। अगर देख लीजिए आपके सामने जो है, जैसे कोई भी आप ऐसी मूवी देख रहे हैं, उसमें जो है क्रूरल्टी टू दी एनिमल्स, किसी एनिमल को ऐसे काट काट के जो है रखा हुआ है, और वो और ज्यादा क्रूल है, वो ऐसे काट रहा है और भी एनिमल्स को, जैसे जस्ट लाइक अ ब्यूचर, तो आप जो है आपके अंदर एक डिसगस्ट वाली फीलिंग आएगी। तो वो डिसगस्ट को जो है इन्होंने क्या नाम दिया है, विभत्स। इसको ऐसे देखिए, विभत्स, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, विभत्स कहते हैं। विभत्स का मतलब भी क्या होता है, डिसगस्ट। एंड जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति जेलसी की भावना, अवर्जन की भावना। तो आप देख लीजिए, श्रृंगार का रति यानी लव हो गया, रव का क्रोध यानी कि एंगर हो गया, ठीक है, और विभत्स का मतलब, विभत्स और जुगुप्सा, ये 4 जो है यहाँ पे दे दिए, ये स्थायी भाव है, ये परमानेंट इमोशन है, हर किसी में ये क्रिएट हो जाते हैं, परमानेंट इमोशन है। ऐसे कोई किसी को देखेगा तो ये सब भावनाएं जो है उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर इंडियन एस्थेटिक पढ़ना है तो इसी जो है भावना के साथ पढ़ना है कि मुझे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, तो आप डिटेल में पढ़ें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, ये देखिए, हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, कंसीडर द मिडाइवल इंग्लिश साइकिल प्लेस। आपको पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मिडाइवल पीरियड में जो प्लेस थे वो साइकिल प्लेस हुआ करते, मतलब कि साइकिल्स में उसको डिवाइड किया हुआ था। विच टाउन साइकिल्स फेमस फॉर ह्यूमरस एंड सैटारिकल स्कैंडा पेस्टोरम, यानी सेकंड शेपर्ड्स प्ले रिटन बाय द एनोनिमस मास्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वेकफील्ड साइकिल था, जो किसके लिए जाना जाता है, वेकफील्ड साइकिल को टाउनली प्लेस भी कहा जाता है। इसमें टोटल 32 प्लेस थे, जिसमें फेमस जो है सेकंड शेपर्ड्स प्लेस था, जिसमें फीचरिंग द कॉमिक शीप थीफ मैक। तो इसके अंदर जो कॉमिक शीप है वो कौन है, मैक है। इट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम प्योरली रिलीजियस टू सेक्युलर कॉमिक। देखिए पहले क्या होता था कि
पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ड्रामा आया तो उस टाइम पे क्या था, बिल्कुल जो है चर्च के अंदर उसको परफॉर्म किया जाता था। चर्च के अंदर जो है आपको पता है रिलीजियस जो है थीम के ऊपर ही लिख सकते हैं। आप रिलीजियस थीम पे लिख रहे हो, इसका मतलब आपकी लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए, जो चर्च यूज करते हैं लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्नाकुलर नहीं होती थी। धीरे धीरे जो वेकफील्ड साइकिल आया तो उसमें क्या हुआ, आपकी लैंग्वेज है वो वर्नाकुलर हो गई, और जो आपका रिलीजियस थीम था उससे कौन सा थीम आ गया, सेक्युलर कॉमिक थीम जो है वो राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया। सो दिस इज योर वेकफील्ड साइकिल, जिसमें जो है सेकंड शेपर्ड्स प्ले, जिसको स्कैंडा पेस्टोरम भी कहा जाता है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, Which Tudor interludist wrote the 4 PP? आपको पता ही है 4 PP जो है ये बहुत वेल फेमस हेवुड का है, जॉन हेवुड का 4 Ps भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, 4 Ps, इस नाम से भी है ये, ठीक है। 4 Ps का मतलब एक P का पामर, पार्टनर, पोटिकरी एंड द पेडलर, ये 4 कैरेक्टर होते हैं और इनमें कंपटीशन होता है कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा ना उसको प्राइज मिलेगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये था अर्ली इंग्लिश कॉमेडी का एग्जाम्पल, और इसको 4 PP भी कहा जाता है, पामर, पार्टनर, पोथिकेरी एंड द पेडलर। और ये लाइन कॉम्पिटिशन दैट मार्क्स अ माइलस्टोन इन अर्ली इंग्लिश कॉमेडी। तो ये किसने लिखा था, जॉन हेवुड ने लिखा था। आई होप यू गॉट इट। इसको आपने मुझे आंसर देना है कि इसको जीता किसने। Here is the answer. Palmer wins the competition by lying that he never saw a woman lose her temper. अच्छा भाई, अब पामर जीत जाता है क्योंकि उसने सबसे बड़ा झूठ बोला। क्या बोला कि मैं एक बार ऐसी औरत से मिला जिसको कभी गुस्सा नहीं आया। इज इट पॉसिबल, सोचकर बताइए। ये यही कहते पामर इसी वजह से जीत गया क्योंकि उसने औरतों का सहारा लिया। क्या कहा उसने, द कॉम्पिटिशन बाय लाइंग दैट ही नेवर सो अ वुमन लूज हर टेम्पर, कि उसने कभी कोई ऐसी औरत नहीं देखी जिसने कभी अपना टेम्पर खो दिया, मतलब हमेशा शांत रहती है, ऐसे बदनाम कर रखा है औरत को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव जैकबिन जो राइटर्स हैं एलिजाबेथ और जैकबिन मास्टर्स, उनसे रिलेटेड देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिस्टोफर मार्लो, जिसकी ब्लैंक वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइंस कहा जाता है ना। इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने जो है लाइंस जो है सलीलकवी डॉक्टर फोस्टर्स की यूज की हैं, और दैट इज नोन एज द माइटी लाइंस। यूटिलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ विच अर्ली मिडाइवल ड्रामेटिक जॉनरा टू डिपिक्ट द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। अब आपको जो है जो ये डॉक्टर फोस्टर्स का जो यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है एज द कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यानी डॉक्टर फोस्टर्स का जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे वो पहले तो जो है सोल का एक्सचेंज कर लेता है इन टर्म्स ऑफ 24 ईयर्स, कि वो कहता है लूसीफर से कि तुम, मैं जो कहूंगा 24 साल मुझे दे दो, तुम वैसा ही करो, मेरे गुलाम बन जाओ, ठीक है, मैं जैसा कहूं मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, 24 साल के बाद तुम मेरी आत्मा ले जाना, मेरी सोल ले जाना तुम उसके बदले में, मुझे बस अच्छे खासे 24 साल दे दो। बड़ी बड़ी डिमांड्स करता है लूसीफर, सब पूरी कर देता है। एट द एंड क्या होता है, वो 24 साल खत्म हो जाते हैं हंसी खुशी, पता ही नहीं चलता उसको कहाँ वो फ्लाई हो गए। अब आ गया वो टाइम जब उसकी सोल को लूसीफर ले जाएगा। अब उस टाइम पे जो उसका साइकोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके दिमाग में कि भाई साहब अब तो मैं गया, इससे अच्छा मैं ना ही करता कोई पैक्ट। तो जो पैक्ट के प्रति उसका जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एट द एंड ऑफ द प्ले, वो जो है वो कहां से लिया उसने, मोरालिटी प्ले से लिया गया है, ठीक है। तो मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें गुड वर्सेस इविल जो है चीजें दिखाई जाती हैं, पर्सोनिफाइड सिंस दिखाया जाता है, साइकोमैकिया होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो चीजें जो है किस वजह से आई हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर कोई ओवर एम्बिशियसनेस होती है, वो कुछ ऐसा करता है जिसके कारण जो है, मतलब अब जैसे डॉक्टर फोस्टर्स हैं, उसके पास बहुत ज्ञान है बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे लगता है मुझे और ज्ञान लेना है और ज्ञान लेना है, और वो ज्ञान उसको जो है सिंपल आप कह सकते हो कि गुड थिंग्स से तो मिलने वाला नहीं है, तो उसने इविल जो रास्ते हैं वो अपना लिए और वो ब्लैक मैजिक की तरफ चला जाता है। तो उस ब्लैक मैजिक को ही आप कह सकते हो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। सो दिस इज मॉरलिटी प्ले, जिससे जो है ये इंस्पायर्ड है इनका प्ले। नेक्स्ट वर्क यू हैव जैकबिन राइटर जॉन वेबस्टर, जैकबिन मास्टर, द डचेस ऑफ माल्फी लिखा इन्होंने, who act as the complex morally ambiguous instrument of vengeance who eventually seeks repentance। अब देखिए आपको पता है इसके अंदर बसोला नाम का कैरेक्टर होता है, बसोला डचेस ऑफ माल्फी जो उसके 2 भाई होते हैं, तो ये बसोला जो है इसको डचेस ऑफ माल्फी के ऊपर नजर रखने के लिए, स्पाई करने के लिए, इसके 2 भाई होते हैं फर्डिनेंड कार्डिनल, वो दोनों के दोनों जो है स्पाई करने के लिए कहते हैं कि कहीं हमारी बहन किसी से शादी करके जो है चली ना जाए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डचेस है, अब उसके नाम प्रॉपर्टी है, अगर वो चली गई किसी और से शादी कर ली, बच्चा बच्चा हो गया तो वो तो उसके ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसके भाइयों को डर था इस बात का, तो उन्होंने बसोला को स्पाई करने के लिए भेजा। लेकिन तो ये तो पहले ही अपने स्टीवार्ड यानी जो इसका खजांची था
जो ट्रेजरी का जो आप कह सकते हो मैनेजर था एंटोनियो, इससे ऑलरेडी शादी करके प्रेग्नेंट हो चुकी है। और बसोला को जब ये बात पता चलती है, इसके भाइयों को बता देता है, और भाई क्या करता है, इसको टॉर्चर करता है और मार देता है। सो दिस इज जॉन वेबस्टर की जैकोबिन मास्टरपीस डचेस ऑफ माल्फी है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉरली एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट है वेंजियांस, हु इवेंचुअली सीक्स रिपेंटेंस। यानी उसके भाई पहले मार देते, फिर एक भाई को ऐसा होता कि हाँ गलत कर दिया, मेरी तो बहन थी अल्टीमेटली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको रिपेंट होता है। बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, ऐसा ही कुछ उनके साथ होता है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बसोला कि वेंजियांस हु इवेंचुअली सीक्स रिपेंटेंस। यहाँ पे बसोला जो है वो करेक्टर जो है एक्ट करता है एज द कॉम्प्लेक्स मॉरली एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, बेन जॉनसन थ्योरी ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। देखिए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पहला वर्क, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर सेकंड वर्क, 1606 में अराउंड ये आया था वर्क इनका। तो बेन जॉनसन का थ्योरी ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इन्होंने जो है ह्यूमर की बात की है कि कोई इंसान कुछ भी करता है ना, उसके अंदर कोई ह्यूमर कम कोई ह्यूमर ज्यादा हो जाता है। अगर उसका जो है येलो बाइल बढ़ गया तो बंदा मेलनक्लिक ज्यादा हो जाएगा, बहुत दुखी रहने लग जाएगा। रेड बाइल बढ़ गया उसका तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बाइल की बात की है, फ्लूइड की बात की है। तो रिलाइज ऑन द इम्बैलेंस, कहते हैं कई बार बॉडी में ना इम्बैलेंस हो जाता है इन चीजों का, इंसान का कसूर नहीं है कुछ भी। इफ अ कैरेक्टर इज एक्सेसिवली सिनिकल, प्राउड एंड मेलनक्लिक, व्हिच फ्लूइड इज डोमिनेटिंग देम। अब देखिए कोई बंदा बहुत ज्यादा सन की बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, इसका मतलब कौन सा बाइल ज्यादा है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू हिम, ब्लैक बाइल यानी मेलनक्लिक, क्वाइट ऑब्वियस। डिप्रेसिव के लिए कौन सा यूज किया उन्होंने, मेलनक्लिक, येलो ब्लैक बाइल, सॉरी कौन सा किया है, ब्लैक बाइल। तो देख लीजिए आप, जॉनसन ब्रॉड क्लासिकल रियलिज्म कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ब्लैक बाइल का मतलब टू अर्थ कॉजिंग मेलनक्ली, येलो बाइल का मतलब कॉलर यानी कोई बंदा बहुत ज्यादा एंगर में रहता है, इसका मतलब उसका येलो बाइल बढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्लड कॉजेज सैंग्विन, कोई बंदा बहुत ज्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक है, इसका मतलब उसमें क्या है, सैंग्विन बाइल जो है, सैंग्विन यानी ब्लड जो है वो ज्यादा है, ठीक है। फ्लेम कॉजेज फ्लैग्मेटिक लेथार्जी, यानी कोई बंदे के अंदर फ्लेम वाला एलिमेंट फ्लूइड ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत आलसी और लेथार्जिक होगा। यानी ब्लड बाइल का मतलब क्या हुआ कि किसी में खून ज्यादा है, बहुत एनर्जेटिक है, सैंग्विन है वो बंदा, है ना। और ये हो जाएगा आपका फ्लैग्मेटिक लेथार्जी। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो सिनिकल प्राउड एंड मेलनक्लिक होता है, इसका मतलब उसमें ब्लैक बाइल ज्यादा। इन 4 ही चीजों की बात की है उन्होंने अपने वर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, विलियम वाइटचेल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी द कंट्री वाइफ। आपको पता है कंट्री वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यूजीसी नेट का जो है फेमस है, इसमें स्क्रीन सीन दिखाया गया है। स्कूल फॉर स्कैंडल, चाइना सीन इज इन कंट्री वाइफ। देखिए स्क्रीन सीन की बात करें, देखिए स्कूल फॉर स्कैंडल में क्या है, उसमें लेडी टीजल और जो है उसके हस्बैंड की, आपको पता है कि इनफाइडेलिटी की बात की गई है। लेडी टीजल जो है वो सरफेस भाइयों के साथ, एक सरफेस भाई होता है तो उस सरफेस के साथ जो है वो इन्वॉल्व होती है, और ये बात लास्ट में रिवील हो जाती है, वो कर्टन के पीछे छुपी हुई होती है, और वहीं जो है उसका हस्बैंड भी आ जाता है। तो वो स्क्रीन सीन का मतलब क्या है, उसकी इनफाइडेलिटी जो है वो पकड़ी जाती है, यानी उसकी चोरी, जो उसका लव अफेयर है वो पकड़ा जाता है, तो वो स्क्रीन सीन है। लेकिन अगर आपसे पूछा चाइना सीन किस में आया, तो कंट्री वाइफ में आया। स्क्रीन सीन किस में आया, लेडी टीजर स्कूल फॉर स्कैंडल में, और चाइना सीन आया कंट्री वाइफ। जो किसने लिखा है, वो लिखा है हमारे विलियम वाइचरली। रेस्टोरेशन कॉमेडी का एग्जाम्पल है द कंट्री वाइफ। और कंट्री वाइफ जो है इसके अंदर फेमस हाईली सजेस्टिव डबल एंडेड मैकेनिज्म टू मॉक लंडन पोलाइट सोसाइटी, हिपोक्रेसी को शो करने के लिए यूज किया है, इसको कहा गया है चाइना सीन। चाइना सीन इसमें क्या था, ये एक्ट 4 के अंदर आया था, जिसमें हॉर्नर और लेडी फ्रिजिड जो है यूजिंग बाइंग चाइना जो है पोर्सिलेन एज एन एक्सप्लिसिट मेटाफर फॉर देयर इलिसिट सेक्सुअल एनकाउंटर राइट अंडर हर हस्बैंड्स नोज। तो आपको पता ही होगा कि वो क्या करती है, वो चाइना पोर्सिलेन जो है, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट मेटाफर, ये मेटाफर का यूज किया गया है चाइना जो है सीन इसके अंदर। तो ये सेक्सुअल एनकाउंटर राइट अंडर हर हस्बैंड नोज, मतलब उसके हस्बैंड को नहीं पता, उसे लगता है कि हॉर्नर जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी उसके अंदर मेल वाले कोई गुण ही नहीं है, ही इज लाइक अ फीमेल, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हॉर्नर जो है उसके अंदर मेल वाले कोई गुण ही नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट उसके नाक के नीचे जो है हॉर्नर और फिचिट जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं। सो दिस इज द चाइना सीन जो कि आपके कंट्री वाइफ के अंदर आया है। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सेंटिमेंटल कॉमेडी 18th सेंचुरी से रिलेटेड। In Oliver Goldsmith, an essay on the theater, what term does he use to critique the dominant weeping moralizing comedies? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो weeping and moralizing comedy है, advocating instead for laughing comedy। देखिए laughing comedy के साथ साथ एक होती है आपकी sentimental comedy। अब देखिए laughing comedy का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान में कोई लैक है,
ठीक है, लैक है, या फिर किसी में कोई जो है किसी चीज का घमंड, या आप कह सकते हो एक्सेसिवनेस है, और आप उस किसी बंदे को दिखावा करने की, यानी शो ऑफ करने की, यानी एक्सेसिवनेस है किसी भी चीज को दिखावा करने की। अब उस दिखावा करने की हैबिट को मजाक में जो है चेंज कर देना, उसको मजाक करना, है ना, तो दैट इज योर लाफिंग कॉमेडी। उसको मजाक बना के उस पर हंसना, यानी दैट इज लाफिंग कॉमेडी। और सेंटिमेंटल कॉमेडी का मतलब क्या है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है कि जिसमें हंसी के बजाय ऑडियंस को क्या आए, रोना आए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सेंटिमेंटल कॉमेडी हो जाएगी। तो इसका पर्पस क्या होता है, जो वाइसेस हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को रिडिक्यूल करना। बुराइयों को रिडिक्यूल करना मतलब सेंटिमेंटल कॉमेडी का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए सेंटिमेंटल कॉमेडी होगी ना, कॉमेडीज ऑफ इस डे एडवोकेटिंग इंस्टेड फॉर लाफिंग कॉमेडी की बजाय क्या करना, जो आपकी वाइसेस हैं उनको ठीक करने के लिए रिडिक्यूल करना इज कॉल्ड योर सेंटिमेंटल कॉमेडी। आई होप यू गॉट इट। और ये इसने यूज किया है शी स्टूप्स टू कंकर के अंदर। आपको पता है ही रिवाइव लाफिंग कॉमेडी, लाफिंग कॉमेडी उन्हें शी स्टूप्स टू कंकर के अंदर। आपको हंसी आएगी वो वर्क जो मिस्टर हार्ड कैसल को मार्लो जो है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है मिस्टर हार्ड कैसल, जो उसका होने वाला ससुर है, उसको इनका इनकीपर समझ लेता है। किसके कहने पे, अपने साले यानी अपनी जो वुड बी वाइफ है उसका कजन होता है। तो अल्टीमेटली उनका जो है वो साला और जीजा का रिलेशन हुआ। तो वहां पे जो है वो टोनी को सोचता है, टोनी को, कि ये टोनी जो है कह रहा है कि ये इसका, टोनी को उसे नहीं पता कि कौन है, टोनी को सोचता है कि ये सच बोल रहा है, ये इनकीपर होगा मिस्टर हार्ड कैसल। तो वो उसको समझ लेता है मिस्टर इनकीपर, अपनी जो वुड बी वाइफ उसने देखी नहीं होती, फर्स्ट टाइम विजिट करने जाता है, उसको समझ लेता है कि यहाँ पे मेड है, ये बार मेड है। तो इस तरीके से वो पूरी जब आप देखो पढ़ोगे तो यू विल गेट कि आपको हंसी आएगी उसके अंदर। तो वो लाफिंग कॉमेडी का एग्जाम्पल है। सेंटिमेंटल कॉमेडी का एग्जाम्पल जो है वो आपको ऊपर बता ही दिया मैंने। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको पता है आरबी शेरिडन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, राइवल्स के लिए भी जाना जाता है और स्कूल फॉर स्कैंडल के लिए भी जाना जाता है। गेव राइज टू फेमस लिटरेरी टर्म थ्रू अ कैरेक्टर हु हिलेरियसली मिस अप्लाइज लॉन्ग वर्ड्स। जैसे होता है ना कि सर्टिफिकेट को सर्टिफिटेक कह देना, कुछ लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट सर्टिफिटेक, है ना, जैसे मतलब को बोलते हैं कोई चीज की मेरा ये मतलब नहीं था, तो मतबल नहीं था। तो इस तरीके से हिंदी में भी कुछ मेलाप्रोपिज्म यूज की जाती है, और वो मेलाप्रोपिज्म जो टर्म है हमारी, वो आरबी शेरिडन के जो राइवल्स है वहां से आई है। उसमें मिसेस मेलाप्रॉप होती है, जो क्या करती है, जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपरली बोल नहीं पाती, तो उसको मिस अप्लाई कर देती है, वो अजीब सी तरीके से प्रोनाउंस कर देती है उनको। तो उसी से टर्म कॉइन हुई मेलाप्रोपिज्म। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हेनरी इब्सन डॉल्स हाउस वाले shocked European bourgeois sensibility. The play structure utilized technical innovation that replaced the traditional dynamic of exposition, complication, resolution. What is it? तो देखिए इसके अंदर है ना एक डिबेट सीन आता है। डिबेट सीन में क्या होता है कि नोरा एंड टॉडविल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। तो नोरा जो है उसको लगता है कि वो एक डॉल बन के रह गई घर के अंदर, उसकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। वो सोचती है कि सबने उसे टू बी ग्रांटेड ले लिया है, उसकी जो है हैप्पीनेस या उसके जो सोरोज हैं उसकी किसी को परवाह नहीं है। तो वो जो है टोरवाल्ड जो है, यानी जो नोरा है वो टोरवाल्ड सिट डाउन टू क्रूशियली डिबेट देयर मैरिज। यानी होता क्या है कि नोरा अपने हस्बैंड टोरवाल्ड की हेल्प करने के लिए अपने फादर के नाम से एक चेक बना करके और उस पर फोर्स साइन कर देती है। फोर्स साइन, अब टोरवाल्ड बंदा है जिसके अंदर अपना मेल ईगो शोविनिज्म बहुत ज्यादा है। वो सोचता है एक औरत होकर के इसके पास पैसे कहां से आ सकते हैं, है ना। तो वो उससे हेल्प नहीं लेना चाहता, ना उसको काम करने देता। वो कहता मैं गरीबी में मर जाऊंगा बट तुम्हारी हेल्प नहीं लूंगा, तुम एक औरत हो, तुम घर के काम कर सकती हो। तो इस तरीके से उसको एक डोल बना के रखने की कोशिश करता है। पर नोरा जो है वो बहुत ज्यादा लव करती है टोरवाल्ड को। वो कोशिश करती है कि मैं कैसे न कैसे फाइनेंशियली भी अपने पति की हेल्प करूं। तो वो अपने फादर की जो कोई प्रॉपर्टीज होती है वो उसके ऊपर फोर्स साइन करके अपने फादर की, और वो उससे चेक जो है निकलवाने की कोशिश करती है। और ये बात जब टोरवाल्ड को पता चलती है तो टोरवाल्ड उसको जो है उसकी फीलिंग्स को समझने की बजाय उसके ऊपर जो है गुस्सा करने लग जाता है। और एट दैट टाइम वो एक सीन आता है जिसको डिबेट सीन कहा जाता है, देयर मैरिज ऑल्टरिंग मॉडर्न रियलिस्टिक थिएटर फॉर अवर। तो उनका जो ये सीन है, डिबेट सीन है, जहां पे विमेन की राइट्स की, उनकी ड्यूटीज की, उनकी जो है केयर की बात की जाती है। तो इस डिबेट सीन के अंदर जो है जो भी उन्होंने टर्म्स यूज की, जो भी बातें उन्होंने मैरिज से रिलेटेड डिस्कस की, जैसे प्रोवोसो सीन आता है ना वे ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, जिसमें मैरिज से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको डिस्कस किया, जस्ट लाइक दैट यहां पर भी ऐसा होता है। और जहां पे लास्ट में वो जो है अपनी आप कह सकते हो सेल्फ स्टीम को जो है ऊपर रख करके वहां से चली जाती है। सो ये नोरा एंड टोरवाल्ड से रिलेटेड है। और इस डिबेट सीन के अंदर एक क्रांति आ गई थी कि ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था,
जो यहाँ पर डोल्स हाउस के अंदर हेनरी इब्सन ने सोशल रियलिज्म के थ्रू शो किया है। ये सोशल रियलिज्म से रिलेटेड था, तो आपको ध्यान रखना है इस वर्क को भी। जीबी शो जो है आपको पता है प्लेजेंट प्लेस के लिए जाने जाते हैं। पिग्मेलियन मैंने आपको जो लास्ट इससे जस्ट पहली क्लास है उसके अंदर पोस्ट मॉडर्न रोमांटिक मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न राइटर्स को डिस्कस किया था। तो पिग्मेलियन भी मैंने उस क्लास में आपको थ्योरी के पार्ट में डिस्कस किया था। तो एक्ट एज अ क्रिटिक ऑफ क्लास रिजिडिटी की ये बात करता है। देखिए पिग्मेलियन में क्या होता है, एक फिनेटिक्स का जो है प्रोफेसर होता है, वो कहता है कि मैं जो है वो क्लास की बात करता है कि मैं अपर क्लास के जो है बंदों के बीच में रहता हूं और लोअर क्लास के बंदे को भी जो है मतलब मेरे जो है लैंग्वेज या मेरी टीचिंग्स में इतनी पावर है कि मैं क्या कर सकता हूं, एक लोअर क्लास की फ्लोरिस्ट गर्ल जो है जैसे इसके अंदर एल्जा डूलिटल होती है, उसको क्या कर सकता हूं मैं हाई क्लास सोसाइटी के अंदर फिट होने वाली लड़की के रूप में उसको लाकर खड़ा कर सकता हूं। तो ये उसकी जो है क्लास रिजिडिटी की बात करती है। यानी उनके अकॉर्डिंग क्या है, पिग्मेलियन जो है राइटर क्या कहना चाहता है कि कोई बंदा जो है किसी के भी साथ यानी किसी ऐसे क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में बात करके या किसी भी तरीके से जो है कुछ भी चेंज ला सकता है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसके थ्रू हमें दिखाया गया है। द प्लेस टाइटल ड्रॉज अपॉन ए क्लासिकल मिथ फ्रॉम विच एंशिएंट टेक्स्ट। तो ये आपको रखना है ओविड के मेटामॉर्फोसिस। यू शुड स्टडी दिस वर्क ऑल्सो। ओविड का मेटामॉर्फोसिस जो है वहां से लिया गया है कि इसके अंदर भी क्या होता है, पिग्मेलियन जो है फॉल्स इन लव विद द स्टैचू ही कार्व्ड, ठीक है, गैलेथिया, व्हिच वीनस ब्रिंग्स टू लाइफ। Show subverts this. Professor Higgins create an independent Eliza who eventually walks away. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर हिगिंस उनका नाम होता है, जो एलिजा डूलिटल पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब एलिजा सोचती है कि ये मेरे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, she tries to convince herself कि maybe he is in love with you, लेकिन at the end क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है उसकी एंडिंग कि मिसेस हिगिंस को उसके लिए कोई फीलिंग नहीं होती एलिजा के लिए। और एलिजा को जब ये बात पता चलती है कि मुझे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यहाँ पे जो ये क्लास रिजिडिटी की बात की कि ये मैं तो इनकी क्लास में कहीं बिलोंग ही नहीं करती, इन्होंने तो मुझे क्या किया, एक जो है मोहरा यूज करके मेरे को अपनी जो है एक्सपेरिमेंट शो की है लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो वो वहां से चली जाती है एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव मॉडर्न एंड आयरिश से है। द प्रीमियर ऑफ जॉन मिलिंगटन सिंच द प्लेबॉय ऑफ द वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1907 में आया था, जेएम सिंच का वर्क है, जॉन मिलिंगटन सिंच इसका नाम है। द एबी थिएटर आपको पता है आयरिश थिएटर था, जो कि W.B. येट्स और जो है उनके साथ उनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। स्पार्क रॉयट्स इन डबलिन जो है आयरलैंड के अंदर है, और इसके कारण जो है रॉयट्स हो गए थे प्लेवे ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वर्क के कारण। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज, क्या कारण था कि लोग इतने भड़क गए थे उसको लेकर के, क्या हुआ था, द परसीव्ड इंसल्ट टू आयरिश पेजेंट मोरालिटी एंड द मेंशन ऑफ द वर्ड शिफ्ट यानी अंडरगारमेंट। ठीक है, तो इनका जो डिस्कशन था उसके जो इनका मेंशन था इस वर्क के अंदर शिफ्ट, तो इसके कारण जो है लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने जो है क्या किया, इस वर्क को बैन करने की डिमांड की थी। तो आपको ध्यान रखना है अबे थिएटर में जो है डबलिन के अंदर रॉयट्स हो गए थे ड्यू टू दिस प्ले, जो कि जेएम सिंच ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव मर्डर इन द कैथेड्रल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय टी.एस. एलियट, जो कि मॉडर्न राइटर है, 1935 में आया था। ये 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा के रिवाइवल का बेस्ट एग्जांपल है। हु इज द टेम्पटर दैट बैकेट डज नॉट एक्सपेक्ट, रिप्रेजेंटिंग हिज ओन इनर स्पिरिचुअल प्राइड। अब देखिए इसमें इन्होंने ना फर्स्ट टेम्पटर वर्ल्डली प्लेजर को कहा, जो सेकंड टेम्पटर है वो चांसलेरियरशिप या पावर को बोला, थर्ड टेम्पटर बैरन को बोला, लेकिन फोर्थ टेम्पटर जो है उन्होंने किसको कहा, गार्ड, catches him off guard because it speaks to his spiritual pride की बात करता है ये, तो ये वाला गलत हो गया इसका। फोर्थ टेम्पटर जो है does not expect, तो ये डिजायर फॉर मार्टिरडम नहीं है, बाकी ये तीन सही हैं, तो इसका मतलब द आंसर इज द फोर्थ टेम्पटर। ये आपको डिटेल में पढ़ना है, जो इसमें गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन यू शुड you should remember these facts। तो यहाँ पे देखिए, the last temptation is the greatest treason to do the right deed for the wrong reason। ठीक है, तो ये treason मतलब कोई right deed, कोई सही काम करना गलत चीज के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, treason कहेंगे। Next you have important question, epic theater और political drama से related, that is your Bertolt Brecht। एपिक थिएटर टू काउंटर एरिस्टोटेलियन इमोशनल कैथारसिस। उसने एपिक थिएटर जो है उसको फॉर्मुलेट किया था एरिस्टोटल के इमोशनल कैथारसिस को काउंटर करने के लिए। विच टेक्निक एम्स टू डिस्टेंस द ऑडियंस इमोशन सो दे थिंक ऑब्जेक्टिवली। तो इसके अंदर है ना, जैसे कि आप इमोशनल कैथारसिस मतलब वही किसी भी वर्क को पढ़ करके या देख करके, जैसे होता है ना आपके सामने कोई ऐसा मूवी चल रही है, उस मूवी में इमोशनल सीन चल रहा है तो आप भी रोने लग जाते हो, तो वो आपका कैथारसिस है। इमोशनल कैथारसिस मतलब आप भी
भावनाओं के साथ बह गए हो। तो इसके लिए एक टर्म यूज की है, सिंपल सी बात है, बर्टोल्ट ब्रेचेट ने, और उसको क्या बोला है, इसमें है वर फ्री मंडेजिस इफेक्ट, यानी डीफैमिलियराइजेशन या एलाइनेशन इफेक्ट। ये टर्म जो है आपसे किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि ये जो डीफैमिलियराइजेशन, वैसे तो डीफैमिलियराइजेशन जो है ये बाद में एक वर्क आता है, एक राइटर थे रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर, उन्होंने ये टर्म को जो है कॉइन किया था। बट एलाइनेशन इफेक्ट और ये जो है वरफ्रेम डंजिस इफेक्ट जो है, ये किसने यूज किया है, बर्टोल्ट ब्रेचेट ने यूज किया है, जो कि इक्विवेलेंट है कैथार्सिस के। आगे आपका वर्क है मदर करेज एंड देयर चिल्ड्रन, बहुत अच्छा वर्क है, ये भी आपको इसे पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द मदर करेज एक्चुअल नेम, उसका एक्चुअल नेम क्या है, तो एना फेरलिंग, शी प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर दैट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयज हर चिल्ड्रन। तो ये जो है, यानी जब उसके बच्चे, जिस वॉर में उसके बच्चे मर जाते, होता ना कि कंपनसेट करने के लिए, कि मान लीजिए कि आपके जो है नेबर में कोई बंदा था जो फौज वगैरह में था और उसकी डेथ हो गई, फौज पे शहीद हो गए, मार्टीडम जो है डे उसके नाम पे मनाया जाने लग गया, तो ये एक तरह से कंपनसेशन दे दिया। प्लस सरकार ने क्या किया, उसके घर वालों को जो है पैसा दे दिया, तो दैट इज द कंपनसेशन। तो वो उस वॉर से, जिस वॉर ने उसके बच्चे ले लिए, वहीं से वो पैसे कमा रही है, सिस्टमैटिकली जो है प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रही है। तो द मदर कैरेज एंड देयर चिल्ड्रन, ये वर्क का नाम है, और इस मदर का नाम होता है एना फर्लिंग। तो देख लें, टिटुलर कैरेक्टर का नाम ही पूछ लिया, तो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, फेमसली रिव्यूड बाय विच क्रिटिक विद द लाइन अ प्ले इन विच नथिंग हैपेंस ट्वाइस, कि ऐसा वर्क जिसमें कुछ भी दोबारा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो राइटर था उसका नाम था विवियन मर्सियर। तो विवियन मर्सियर जो है रॉट हिज लेजेंडरी सबमिशन इन द आयरिश टाइम्स। मार्टिन एस्लिन कॉइंड द अम्ब्रेला टर्म थिएटर ऑफ द अर्थ। तो आपको ये पता, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड टाइप, यानी इसका जॉनरा क्या है, वेटिंग फॉर गोदो का इसका जॉनरा है क्या है, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, यानी सब कुछ लाइफ में जो है अब्सर्ड है, यानी मीनिंगलेसनेस है। और ये टर्म जो है कॉइन किसने की थी, एस्लिन, मार्टिन एस्लिन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये टर्म जो है ये कॉइन की थी मार्टिन एस्लिन ने। लेकिन इसके लिए कि विवियन मर्सियर ने कहा कि वेटिंग फॉर गोदो में क्या है, उसके अंदर जो है विच प्ले इन विच नथिंग हैपेंस ट्वाइस, ये जो बात है कि इस प्ले में कुछ भी ऐसा नहीं है दैट हैपेंस ट्वाइस, तो विवियन मर्सियर ने ये बात कही थी। लेकिन ये पूछे टर्म कॉइन किसने की थी, तो वो थी थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, मार्टिन एस्लिन ने। सो दो क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। उसके बाद ये भी आपका अब्सर्ड प्ले का एग्जाम्पल है, ओजीन अनेस्को का द बाल्ड सोप्रानो। What is the unique of striking about the character of the bald soprano herself? So she is never seen on stage, only mentioned once by a fire chief. तो आपको ये बताना कि जो करेक्टर है इसके अंदर बाल्ड सोप्रानो के अंदर, उसके बारे में क्या बात अलग है कि उसको कभी दिखाया ही नहीं गया स्टेज के अंदर, क्योंकि बहुत छोटा सा वर्क है एक्चुअली, ठीक है। ये रिहर्सल के बारे में है। तो इसके अंदर क्या था कि जो लेडी का जिसका जिक्र हुआ है उसको कभी स्टेज पे बुलाया ही नहीं गया, उसका मेंशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, पोस्ट मॉडर्न। हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी आपने पढ़ा होगा, एसोसिएटेड इरविंग वार्डल्स फ्रेज कॉमेडी ऑफ मिनेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अब्सर्ड किसने, मार्टिन एस्लिन ने, और एक और फ्रेज है आपकी कॉमेडी ऑफ मिनेज। मिनेज का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ऑ या फियर, ठीक है, जिससे डर पूरे टाइम जो है मेन प्रोटैगनिस्ट जो है डर में जो है जीता रहे। तो कॉमेडी ऑफ मिनेज का एग्जाम्पल है बर्थडे पार्टी। और इसमें स्टैनली जो करेक्टर है वो अपने जो है एक्शंस के थ्रू कॉमेडी ऑफ मिनेज जो टर्म है उसको जस्टिफाई करता है। जो टू सिनेस्टर होते हैं जो इसको पकड़ने के लिए आते हैं वो कौन होते हैं, गोल्डबर्ग और मैकेन होते हैं, जो उसकी बर्थडे पार्टी होस्ट करके और लास्ट में इसी को ब्लैक कलर की गाड़ी में पकड़ के ले जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, बर्थडे पार्टी है इसका। लुक बैक इन एंगर, आपको पता है ये जॉन ऑसबर्न का वर्क 1956 में आया था। एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, एंग्री यंग मैन, यानी मिडिल क्लास जो फैमिली का कोई लड़का जिसको कुछ भी अचीव नहीं हुआ लाइफ में, तो उसके लिए वो जिम्मेदार अपर क्लास को जो है करता है। उसे लगता है उसकी जो आज हालत है वो अपर क्लास की वजह से है। तो एंग्री यंग मैन का इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बताना है कि मूवमेंट जो है व्हाट इज जिमी पॉटर। इसमें जो एंग्री यंग मैन है, लुक बैक इन एंगर में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जिमी पॉटर। प्राइमरी टूल ऑफ डोमेस्टिक वॉरफेयर अगेंस्ट हिज अपर मिडिल क्लास वाइफ एलिसॉन। जो उसकी वाइफ है एलिसॉन, उसको वो जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि मेरी रेलेटनेस, आर्टिकुलेट वर्बल टाइरेट्स एंड प्लेइंग द ट्रम्पेट। तो इस तरीके से जो है वो अपना शो करता है। एंग्री यंग मैन की जो क्वालिटीज है वो क्या होती है, रेलेंटलेस होता है,
वर्बल टायरेट्स मतलब बार बार इससे झगड़ा करता है वर्बली, प्लेइंग द ट्रम्पेट, तो ट्रम्पेट को बजा करके वो क्या करता है, अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। तो ये देख लीजिए, एंगर जो है प्रीमियर एट रॉयल कोर्ट थिएटर में जो है इसको प्रीमियर किया गया था 1956 के अंदर, और ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, मैंने डिस्कस भी किया है हमारी क्लास के अंदर। अमेरिकन रियलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर्थर मिलर का आपने पढ़ा होगा, विली लोमन नाम का एक कैरेक्टर होता है, उसके अंदर ट्रेजिक डिल्यूजन में वो रह रहा होता है, शैटर्ड बाय द फिजिकल रियलिटी ऑफ हिज सराउंडिंग्स, उसे लगता है कि वो जो है हमेशा सिंसियर रह करके अपने जो है सही रास्ते पे चल करके अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बट उसे लगता है कि वो तो किस रेस में पीछे रह गया है, और अपनी सराउंडिंग्स को देखता है कि रियलिटी में वो तो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, इवन उसका खुद का भाई। बट व्हाट विजुअल सेट डिजाइन डिटेल सिंबलाइज दिस, तो टावरिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग क्राउडिंग आउट द सन एंड एयर अराउंड हिज स्मॉल हाउस। अब देखिए कौन सी चीजें जिससे उसे लगता है कि वो तो पीछे रह गया, तो उसके आसपास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बड़े बड़े जो है टावर्स बने हुए हैं, ठीक है, और उसके घर के आसपास क्या है, उसके घर के आसपास कुछ भी नहीं, मतलब वो खुद जो है अभी भी छोटे से एक जगह पे रह रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मिलर का ओरिजिनल टाइटल जो था इनसाइड ऑफ हिज हेड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, और गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर नेक्स्ट एग्जाम टू, कि मिलर का जो वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसका टाइटल क्या है ओरिजिनल, तो इसका टाइटल पहले था द इनसाइड ऑफ हिज हेड, लेकिन बाद में इसको डेथ ऑफ अ सेल्समैन दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। टेनेसी विलियम का स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर, इसमें एक लड़की होती है, उसकी कहानी होती है, इसमें वर्सोवियना पोल का जो है एक जगह का डिस्कशन आया है, वाज अ म्यूजिकल मोटिव टू सिग्नल ब्लैंच ड्यू बॉयज। ये देखिए ब्लैंच ड्यू बॉयज जो है ये अपनी बहन के घर रहने के लिए आती है, इसकी साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाती है, थिंकिंग ऑफ अ डेड हस्बैंड नेम द मोटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये ब्लैंच ड्यू बॉयज अपने बहन के घर आती है, लेकिन उसके हस्बैंड यानी इसके खुद के जीजा जी जो हैं वो इसको जो है फिजिकली जो है अब्यूज करते हैं। जब ये बात अपनी सिस्टर को बताना चाहती है लेकिन वो बता नहीं पाती, उसे लगता है उसकी बात पे क्यों बिलीव करेगी। तो ये एक तरह से क्या होती है, बहुत इंडिपेंडेंट लड़की होती है, बट इसका जो जीजा जी हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे मेल शोविनिज्म होता है, उसे ऐसे इंडिपेंडेंट लड़कियां पसंद नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो उसको साइकोलॉजिकली इनस्टेबल करने की कोशिश करता है, पागल को घोषित करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, द वर्सोवियाना पोल्का, यानी प्लेइंग द वर्सोवियाना पोल्का वाज प्लेइंग व्हेन ब्लैंच यंग हस्बैंड एलन ग्रे कमिटेड सुसाइड। तो ये जो वर्सोवियाना पोल्का है ये जो है वाज प्लेइंग, चल रहा था उस टाइम पे जब ब्लैंच के जो यंग हस्बैंड है एलन ग्रे, यानी वो भी सुसाइड कमिट कर लेता है, उसे लगता है कि वो चीज नहीं अचीव कर पाया, वो सब उसे नहीं दे पाया ब्लॉन्च को जो उसे देना चाहिए था। Whenever she feels guilt or lose a grip on reality, this non-diegetic sound, यानी ये वर्सिवोनी का एक पोल का जो है काइंड ऑफ म्यूजिक है, echoes in her mind, stopping only with the imaginary sound of a gunshot। तो जब वो अपना सुसाइड करता है तो गन शॉट करता है, तो उसका जो ये इफेक्ट है उसके दिमाग में जो गूंज रहा होता है वो तब जाकर रुकता है जब उसको अपने हस्बैंड की जो है गन शॉट की आवाज उसके कानों में फिर से गूंजने लग जाती है। सो दिस इज अबाउट दिस स्ट्रीट कार नेम डिजायर, टेनेसी विलियम का वर्क है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉरेन हंसबरी का वर्क है रेजिन इन द सन, 1959, टेक्स इट्स आइकॉनिक टाइटल फ्रॉम अ लाइन विच प्रोमिनेंट पोम, लैंगस्टन ह्यू की एक पोएम है ड्रीम्स अ ड्रीम डेफर्ड, ये बहुत अच्छी पोएम है, यू शुड रीड इट थॉरोली। इस पोएम के अंदर रेजिन इन द सन लाइन आई और वही लाइन से जो है इन्होंने लॉरेंस बेरी जो है उन्होंने अपना टाइटल ले लिया, हार्लेम और ड्रीम डेफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, वोल्सोइन का जो है वोल्सोइन का डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक तरह से डिपिक्ट अ क्लैश ऑफ वर्ल्ड्स अकॉर्डिंग टू सोइनका's prefatory note, what is the core danger that western critics commit when evaluating the play, ठीक है। तो डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन जो है इसमें क्लैश ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में डिस्कस की है, तो कहते हैं कि रिड्यूसिंग द मेटाफिजिकल कॉन्फ्लिक्ट डाउन टू अ सिंपलिस्टिक क्लैश ऑफ कल्चर्स, इसकी बात करते हैं। तो ये सोइनका कहते हैं कि क्लैश ऑफ कल्चर्स जो है उसके खिलाफ वार्न करते हैं कि क्लैश ऑफ कल्चर्स जो है रिडक्शनिस्ट रीडिंग, ही स्टेट्स दैट द प्ले इज प्राइमरीली एन Three-Nordic essence, a metaphysical journey regarding the Yoruba cosmos, Elsian Oba's failure of spiritual will। तो कैरेक्टर्स के नाम हैं, आप इसको डेथ एंड द किंग्स मैन को जो पढ़ेंगे you'll get to know कि इसके अंदर क्या है। तो फिलहाल ये आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉम स्टॉपर्ड का जो है, ये हैमलेट के जो बचपन के दो दोस्त होते हैं, मैकबेथ का जो विलियम शेक्सपियर का वर्क है, तो रोजेनक्रेंट्ज एंड द गिल्डस्टर्न, जिसको उसका अंकल जो है हैमलेट का अंकल, दोनों को ब्रिटेन भेजता है किसके लिए, हैमलेट को मरवाने के लिए, लेकिन रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टर्न दोनों ही मर जाते हैं, वहां जाके हैमलेट बच जाता है।
तो ये टॉम स्टॉपर्ड ने इन दोनों के नाम पर ही एक वर्क लिख दिया 1966 में, begins with surreal coin tossing sequence. What paradox does this long run of had signify? इसमें had किसको सिग्निफाई करता है? A suspension of the laws of probability indicating they are trapped inside a predetermined artistic script, Hamlet. तो ये ध्यान रख लो कि सोचा तो क्या था कि किसका मर्डर होगा, हैमलेट का, लेकिन किसका खुद का ही मर्डर हो जाता है, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसके बारे में बात की गई है। कैराइल चर्चिल का टॉप गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एक आइकॉनिक सरियल डिनर पार्टी से शुरू होता है। Which historical fictional woman at the table is famous for traveling through historical eras? तो पॉप जॉन जो है वो लेजेंडरी विमेन है जिसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, गिरीश कर्नाड का हे वदना जो है वर्क है, relies on the subplot involving a horse-headed man seeking जो है completeness, from which classical Indian text Karnad adapt this main body swapping plot? तो ये सोमदेव का जो है कथा सरित सागर और या फिर थॉमस मान का ट्रांसपोज्ड हेड। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये कि जो है वदना है गिरीश कर्नाड का वो कहां से लिया गया है, तो उसमें ये ऑप्शन था थॉमस मान का ट्रांसपोज्ड हेड्स। हो सकता है आपको अगली बार सोमदेव का जो है कथा सरित सागर दे दे, तो दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, which contemporary British playwright wrote Blasted, launching the controversial in-your-face theater movement characterized by extreme confrontational stage violence? तो उसमें आंसर हो जाएगा सारा केन। ये न्यू राइटर हैं, यू शुड स्टडी इनके बारे में, जो भी आप विकिपीडिया से रिसर्च कर सकते हैं, यू शुड रिसर्च दैट। मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया है सारा केन के बारे में, अभी आपको ध्यान रखना है कि इनका एक वर्क है ब्लास्टेड, और वो किसके बारे में है? शॉक क्रिएटेड विद इट्स ब्रूटल इमेजरी ऑफ वॉर, रेप, कैनिबलिज्म इनसाइड अ लग्जरी होटल रूम, इन सब चीजों के बारे में जो है ये है। और यहाँ पे इन योर फेस थिएटर जो है, ये टर्म किसने कॉइन की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एलेक्स सीयर्स ने जो है इस टर्म को कॉइन किया है, आपको ये ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप यू एंजॉयड इट। बट अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं रिलेटेड टू यूनिट 1 ऑफ ड्रामा यूजीसी नेट, पहले उनको देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। यू आर गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू बी फील वेरी ब्लेस्ड कि हाँ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विद एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं आपको, और आपको अच्छे से इनको जो है लर्न करना है, टू द पॉइंट जो है बातें कर रही हूं मैं, सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग एक अच्छी जो है लर्निंग के साथ, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने एग्जाम में बैठ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क।